नमस्कार। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। वंदे मातरम। ये आज वीडियो हमारा किसान आंदोलन पर है, जो कि 3 महीने से राजनीति चल रही किसान आंदोलन पे। किसान हमारे अन्नदाता हैं, किसान ही हमारे सब कुछ है। किसान ना हो तो राष्ट्र ना हो, किसान ना हो तो मनुष्य का जीवन ना हो। किसान हमारे सब कुछ है, तो इस वजह से हम किसान के पक्ष में हैं, लेकिन इस आंदोलन के पक्ष में कतई नहीं है, क्योंकि ये आंदोलन सिर्फ राजनीति से ओतप्रोत है। अपनी सत्ता को पाने की चाह है कुछ पार्टियों का। तो ये किसान आंदोलन हमारे लिए नहीं। एक किसान 3 बजे उठकर अथक प्रयास करता है, अथक मेहनत करता है और अपना खेती में अन्न उगाता है, तो क्या वो किसान आंदोलन करेगा? और अब हमारी ये संस्थापिका हैं जो विजय राजहंस मानव की शांता पांडे अपना कुछ वक्तव्य देंगी। पूछो तब ना। आप बोलिए, किसान आंदोलन पे कुछ बोलिए। हाँ, किसान आंदोलन है ही नहीं। किसान के पास इतना समय ही नहीं है कि वो आंदोलन करे। और आंदोलनकारी का तो देखिए आंदोलनकारी कैसे चल रहे हैं। पूरा घर लेके चल रहे हैं। इतना पैसा किसान के पास कहाँ से आया? हमारा किसान इतना ज़्यादा अमीर नहीं है, इतना ज़्यादा पैसे वाला नहीं है कि इस तरह की रैली करेगा, पूरा का घर लेके चलेगा, इतना ज़्यादा वैभव लेके चलेगा। ऐसा किसान हमारे देश का नहीं है। ये किसान आंदोलन केवल राजनीति पर चल रहा है और इसको सरकार को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। सबसे ज़्यादा कानून, सबसे कड़ा कानून इस किसान आंदोलन पर लगाना चाहिए। और जो भी इस तरह से चलते हैं, रैली करते हैं, उनको आप पकड़िए, उनको बंद कीजिए और उनको सज़ा दीजिए कि किसानों पर इसका बुरा असर पड़ता है। और हम किसानों से ये कहना चाहते हैं, भारत के पूरे किसानों से कहना चाहते हैं कि आप लोग एकजुट हो जाइए। बड़े किसान, छोटे किसान भेद मत रखिए। आप लोग एक होकर आवाज़ लगाइए और ये आंदोलन को बंद कीजिए। नहीं तो इसका असर आप लोगों पर पड़ेगा, आप लोगों के परिवार पर पड़ेगा, देश पर पड़ेगा और जनता पर भी पड़ेगा। समाज इससे बिखरेगा। समाज उन्नत के शिखर पर कभी नहीं जा सकेगा। और उन्नतशील होना है तो ये कृषि प्रधान देश है भारत कृषि प्रधान देश है, तो कृषि से ही आगे बढ़ेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि सारे किसान, पूरे भारत के किसान मिलकर एक हो जाएं। वो बड़े हैं या छोटे हैं, सब कोई भेदभाव न रखे। अगर बड़ा और छोटे का भेदभाव रखेंगे तो एक नहीं हो सकते। इन्हें जब तक एकजुट होकर इनका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, जो कि ये उनके नाम पर ये आंदोलन कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। वंदे मातरम। शिव की एक जटा से निकली मैं पावन गंगा हूँ, गिरी के चट्टानों से टकराती घायल होती रहती हूँ, फिर भी अविरल धारा बनकर बहती ही रहती हूँ। वन उपवन खेतों को सिंचित करती रहती हूँ। पशु पक्षी मानव भी मेरा ही जल पीते हैं, जल ही तो जीवन है, मेरे जल से मेघ हमेशा बनते हैं। पावन बनकर सारे जग को हरा भरता करती हूँ, फिर भी मेरी पावन धारा को दूषित करते रहते हैं। मोक्षदायिनी नाम है मेरा, मोक्ष नहीं अब दे सकती हूँ, त्याग दिया जब मैंने सबको, स्वयं ही स्वच्छ हो गई हूँ मैं। छोटी छोटी मेरी बहनें सूख गई इनके पापों से, कितने तो तालाब यहाँ थे मिटा दिया ईंधन पशुओं ने। भवनों के निर्माणों से कब समझोगे यह पापी सब, यह जीवन तो क्षणभंगुर है, पर भर से उड़ जाएगा यह प्राण पखेरु पंछी। सब कुछ तो यहाँ रहेगा, कुछ न लगेगा हाथ तुम्हारे, कर्मों का ही तो फल मिलता है, बुरा किया है तो पछताओगे। प्राश्चित बनकर दंडनायक तो शनिदेव हैं, उनसे ना बच पाओगे। जय हिंद, जय भारत। अब हमारी संस्थापिका शांता पांडे आपके समक्ष गंगा, मोक्षदायिनी गंगा के प्रति अपना वक्तव्य रखेंगी। काशी की गंगा ही सबसे बड़ा, हमारे काशी में गंगा का ही सबसे ज़्यादा महत्व है। उन्हीं से सारा जग जानता है। काशी गंगा, और हिमालय से लेकर दक्षिण भारत तक पूरे भारत में गंगा की धारा बहती है। और इनकी हम पूजा करते हैं, शिव की पूजा करते हैं, शिव की पूजा करते हैं, क्योंकि ये शिव की जटा से निकली हैं। लेकिन अब हम इनको ही हम गंदा करते हैं अपने पापों से, अपने कर्मों से। प्लास्टिक फेंक देंगे, कूड़ा फेंक देंगे, कुछ भी गंगा में डाल देंगे। ये नहीं सोचते हैं कि ये हमारी गंगा ही हमारे पूरे भारत को सिंचित करती हैं। इन खेतों में इन्हीं का जल
सिंचित करता है तो हमारे खेत हरे भरे रहते हैं, हमारे उपवन हरे भरे रहते हैं, बाग बगीचे जितने भी हैं सब जल की धारा से हैं। और गंगा तो सब पूरे भारत में है, इनकी छोटी छोटी धाराएं सब जगह बहती हैं। अलग अलग नाम है इनका ज़रूर, लेकिन सब गंगा की धारा हैं। यमुना है वो भी गंगा की धारा है, सरस्वती है वो भी गंगा की ही धारा हैं, और भी अलकनंदा हैं, बहुत सारी नदियां हैं जो पहाड़ों से निकली हैं, नर्मदा है, ताप्ती हैं, ये सब नदियां जो है गंगा के ही एक एक धारा हैं जो कि सब जगह बहती हैं। हाँ, तो हम गंगा का महत्व क्यों छोड़ देते हैं, हमने गंगा को मैला क्यों कर दिया? यही हमारे पाप का कारण है जो हम भोग रहे हैं। हमारा पूरा भारत एक महामारी से जूझ रहा है केवल इसी कारण, क्योंकि ये हमारे कर्मफल नहीं माफ़ करते। ईश्वर भी नहीं माफ़ करता, माँ भी नहीं माफ़ करती, कोई भी माफ़ नहीं करेगा जब तक कि हम अपने आप को स्वयं को नहीं सुधारेंगे, स्वयं को अपने को नहीं बदलेंगे, हम अपने चरित्र को नहीं ठीक करेंगे, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। अब मैं गंगा पर ये कहना चाहता हूँ कि नमामि गंगे का गवर्नमेंट ने जो प्रोजेक्ट दिया है, नमामि गंगे के 1985 में राजीव गांधी के तहत पास किया गया, लेकिन उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट तो बहुत चल रहा है, लेकिन अभी भी गंगा हमारी स्वच्छ नहीं हुई है। लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद काम में ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी हुई, और अभी गंगा बहुत ज़्यादा साफ़ तो हो चुकी है, लेकिन अभी भी कार्य बहुत बाकी हैं, और हमें गंगा को स्वच्छ करना हमारा भी कर्तव्य होता है। और हमें सरकार से अपील है कि आप गंगा के प्रोजेक्ट पे विशेष ध्यान दीजिए कि गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाएं, तभी हमारी जो संस्कृति है वो जीवित रहेगी। शिव के जटा से निकली ये गंगा आज इतनी दूषित क्यों हो गई? गंगा लुप्त होने के कगार पे। अगर गंगा लुप्त हुई तो हमारा देश अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। तो लॉकडाउन के समय बहुत सारी नदियाँ एकदम स्वच्छ हो गई थी, तो हमें ऐसे प्रोजेक्ट बनाने पड़ेंगे, ऐसा नियम करना पड़ेगा जिससे हम मतलब गंगा को स्वच्छ रखें और सरकार इस ओर ध्यान दे। तो सरकार को उन संस्था को भी मदद करनी चाहिए जो इस कार्य के लिए आगे आ रही हैं, लेकिन सरकार उनकी मदद नहीं करेंगी। फाइल पे फाइल चली जाती है लेकिन मदद नहीं होती है। तो जय हिंद, जय भारत। इसी के तहत मैं अपना ये चैनल ख़त्म करता हूँ वीडियो, और आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं श्रीमती शांता पांडे विजय रहंत मानव सेवा संस्थान की संस्थापिका बोल रही हूँ। मैं बंगाल के बारे में बोलना चाहती हूँ। हमारे देश का सबसे संपन्न, सबसे खुशहाल और सबसे बुद्धिमान प्रदेश था, लेकिन ममता जी ने इतने दिनों में उसका इतना पतन कर दिया कि वहाँ के लोग भूखे मर रहे हैं, वहाँ के औरतों का शोषण हो रहा है, बलात्कार हो रहा है और भूखमरी है वहाँ। हम पूछना चाहते हैं ममता दीदी से कि वो सरकार पर हमेशा आरोप लगाती हैं, इतने सालों में उन्होंने बंगाल के लिए क्या किया? अगर बंगाल के लिए कुछ किया होता तो बंगाल में बेरोजगारी, बलात्कार और भूखमरी क्यों होती? वो सरकार का दोष देती हैं कि ये बंद कर दिया, वो बंद कर दिया। क्या बंद कर दिया सरकार ने? सरकार ने तो कुछ नहीं, उनका राज्य था, वो कुछ भी कर सकती थी। अगर उनके यहाँ कोई अराजकता होती है तो उसकी जिम्मेदार वो खुद हैं। उनका शासन है तो उनको देखना पड़ेगा, भारत सरकार थोड़े देखेगी। तो उन्होंने सोनार बंगला खाली कहती रह गई, और बंगाल को तो उन्होंने भिखारी बना दिया। जबकि वो सुभाष चंद्र बोस की भूमि है, विवेकानंद की भूमि है, कृष्ण परमहंस की भूमि है, श्यामा प्रसाद चटर्जी की भूमि है। ऐसे ऐसे बड़े दिग्गज लोगों की भूमि है जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है, उनकी ये भूमि रही है। उसको इन्होंने सोनार बांग्ला को मट्टी बांग्ला भी नहीं रहने दिया। अब ये अगर इनको हटाया नहीं गया, हम बंगाल की जनता से पूरे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि अगर उन्हें खुशहाल बंगाल चाहिए, उन्हें भूखमरी से मुक्ति चाहिए, उन्हें नौकरी चाहिए और बलात्कार ख़त्म हो, औरतों का वो चाहिए, तो हमें उनको भाजपा सरकार को वोट देना होगा। अगर वो भाजपा सरकार को वोट देकर देखें पहले कि वो उनके लिए क्या करती है, क्या नहीं, उनके बंगाल को बंगाल बनाती है, खुशहाल बनाती है कि नहीं। अगर 5 साल का उनको समय दें और वो ना करें तो फिर ममता दीदी को फिर से बना दें, गद्दी पर बिठा दें ममता दीदी को। लेकिन अभी तक तो ममता दीदी को बंगाल की सरकार से बिल्कुल बाहर कर देना चाहिए। हम बंगाल की जनता से यही प्रार्थना करेंगे। अगर उन्हें खुशहाल ज़िंदगी चाहिए तो वो ममता दीदी के राज्य को
ख़त्म करें। उनको पद से हटाना बहुत ज़रूरी है। जब तक ममता दीदी नहीं हटती तब तक बंगाल खुशहाल नहीं हो सकता। ये हमारा वादा है और हमारी संस्था यही संदेश पूरे बंगाल के वासियों को देना चाहती है। अगर हमारी बात उनको अच्छी लगे, समझ में आए, तो वो भाजपा का ज़रूर वोट दें और अपने जीवन को सुधारने की कोशिश करें। और मैं वादा करती हूँ कि अगर उन्होंने भाजपा को जिताया तो बंगाल फिर से बंगाल होगा, खुशहाल होगा। हमार बंगाल, हमार मानुष, हमार माटी, हमार सोना, सब कुछ उन्हें मिलेगा। सबसे वो संपन्न हो जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ये हमारा वीडियो भ्रष्टाचार पार्ट 2 है और भ्रष्टाचार की बात हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं कि हम इस देश को भ्रष्टाचार से कैसे मुक्त करें। तो भ्रष्टाचार 70 साल में इंजेक्ट किया गया है। ये कांग्रेस की ही देन है कि जो भ्रष्टाचार इंजेक्ट हुआ है और हमारे रग रगों में बस गया है। चाहे वो पुलिस कर्मी हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे क्लर्क हो, चाहे छोटा पोस्ट मास्टर हो, चाहे कोई भी हो, बिना घूस के नहीं होता है। ये 2014 में थोड़ी लगाम लगी है नरेंद्र मोदी की सरकार जब से आई है, लेकिन वो अभी मुक्त नहीं हुआ है। लोग पैसा खाते हैं और ज़्यादातर तो पुलिस ही है कि जो कि पैसा खाकर अपने को बहुत ज़्यादा वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। अभी इसका भुक्तभोगी मैं भी हूँ और मुझे इस वीडियो बनाने का ये कारण है कि मैं उस जो बिल्डर है जिससे मैंने फ़्लैट लिया था उसका कच्चा चिट्ठा खोलने जा रहा हूँ। उसने 2013 में हमें फ़्लैट दिया, 4 लाख की बुकिंग की। हम कैंसिल करा रहे थे तो कह रहा था नहीं, हमारा फ़्लैट सब है, वीडियो प्रूफ है, और उसने ये वीडियो प्रूफ वाली बिल्डिंग हमें दी। आप देख सकते हैं ये बिल्डिंग कैसी है और अभी तक 2021 आ गया, बिल्डिंग का ये स्ट्रक्चर नहीं हमें मिल पाया। अभी भी वो बिल्डिंग जर्जर हालत में, लगता है बाबा आदम के ज़माने की बिल्डिंग हमें पकड़ा दिया है। हाँ, और ये उसका देखिए, और वो गिरधर दास है, जीडी गोयल, आपको मालूम होगा, उसका मॉल है गोपी स्वीट हाउस के बगल में कबीर चौरा में, और वो 1 नंबर का धूर्त बिल्डर है और पैसा नहीं देता है। तो मेरे योगी सरकार और नरेंद्र मोदी से है कि मैं एक समाज सेवी संस्था का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मुझे संस्था चलाने का मुख्य उद्देश्य था कि इस समाज को भ्रष्टाचार से मुक्त। जब मैं अपने लिए ही न्याय नहीं ले पाऊँगा तो मैं दूसरों को क्या न्याय दिलाऊँगा। तो मेरी योगी सरकार से दरखास्त है कि उसको जल्द से जल्द बंद कर उसकी संपत्ति को कुड़ करके, नीलामी करके उसको जल्दी से जल्दी जेल की हवा खिलाए। हमने एफआईआर दर्ज भी कराई लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं हो पाया। एफआईआर दर्ज हो गई, हम थाने में गए तो बोला कि अरे आप क्यों वकील के पास गए, थाने में आप आ जाते, आपका काम बन जाता। क्या मतलब हम अपने लिए न्याय के लिए दर दर भटकें और वो पैसा खिला के मतलब खुली हवा में चैन की सांस ले और हम लोग रोएं। अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम लोग आत्मदाह करने पर विवश हो जाएंगे। पूरे फ्लैट वाले उस बिल्डिंग में आग लगा के उसी में धराशायी हो जाएंगे, जल जाएंगे। तो जल्द से जल्द हमें न्याय मिले और उस गिरधर दास को उसकी कुकर्मों की सज़ा मिले। ये उसका फ्लैट का ये नक्शा है। और ऐसे बाबा आदम की ज़माने की बिल्डिंग अभी लग रही है कि जैसे लग रहा है कि 100 साल पहले की बिल्डिंग बनी हुई है, और अभी तक उसने नहीं दिया। और उसने मुफ्त रकम हमसे 25 लाख ऐंठ ली और हर लोगों को अलग अलग रेट पे देता गया। ये बिल्डिंग में उसने रैलिंग 2019-20 में लगवाई है, 2014 तक रैलिंग तक नहीं लगी थी। आप ये फ़ोटो देख सकते हैं, ये फ़ोटो उसकी पार्किंग थी। ये देखिए ये उसका कच्चा चिट्ठा है। ये पार्किंग में ऐसी कार थी, पार्किंग में ऐसे कुछ नहीं गेट था। 10 बार बोलने पे 2014 से बोलते बोलते 2018 में उसने पार्किंग बनाई। ये उसकी ये है चीज़ है। और ये उसने ऐसे मुझे दिया था कम बोर्ड कि मतलब इतने स्थिति में मुझे अपने पैसा दे के बदलवाने आए। देख लीजिए आप उसकी कच्चा चिट्ठा, ये उसने कम बोर्ड दिया था, ये कम बोर्ड दिया था। उसी पे उसको, इस पे उसको बैठाना चाहिए था कम बोर्ड में। तुम इस पे बैठते तब तुम्हें पता चलता। ये उसका बिल्डिंग का है, ये देखिए आप, ऐसे उसने दिया था। ये कूड़े का खान उसका देखिए, ये उसने दी थी अपनी, ये दिया था,
हाँ, ये उसने ऐसे कोई बिल्डर देता है? आप किसी बनारस में कहीं भी आप बिल्डिंग जाइए, आपको कोई ऐसा बिल्डिंग देता है? पैसा पूरा उसने मुफ्त लिया और उसका एक स्टेटमेंट रहता है, लोग उसको पूरा 5 करोड़ 25 लाख रुपए उसने मतलब बिल्डिंग से उठाई और कहता है कि लोग पैसा नहीं देते हैं, अगर महरारू को भगाना है तो 10 कह दो कि सब्जी में नमक नहीं है। ये इतना लैमर टाइप का है और ये बोलता है कि वो लगाया है जो फायर एक्सटिंग्विश, उसको बोल रहा है शमशान का जो आग लगाया है ना, उसको हम निकाल के ले जाएंगे। और ये उसकी बिल्डिंग की ये एक झलक, ये झलक, ये झलक, ये झलक, ये ऐसे उसकी पार्किंग थी, डंडा लगा के, जैसे लगता है गांव में आ गए। ये झलक, ये पार्किंग गांव की देख लीजिए, ये कमबोर्ड देख लीजिए उसका, ये देखिए आप, और ये देखिए, ये देखिए। और ये मैंने उसके कहने पे बनाया, उसने कहा हमारा बिल्डिंग सही है, तो मैंने फॉल सीलिंग लगाई, पूरा सब उसका रेनोवेट कराया, ये रेनोवेट कराया। हाँ, ये देखिए आप। तो ये उसका कच्चा चिट्ठा कुछ था उसको, और मुझे ये है कि जब एफआईआर हो गई तो वो गिरफ़्तार क्यों नहीं हुआ। हम पैसा दे, और उसने बिजली भी हमारी काट दी। जब उसने दिया था मतलब, तो उसने कहा था कि आपको बिजली का 1 पैसा नहीं देना है, और उसके बाद हम लोग से सब पैसा वसूला और उसने बिजली भी काट दी। मनमानी अपना मीटर पहले लगाया, रिचार्ज कराता था, और अब उसने बिजली काट दी, इतना बकाया कर दिया पैसा। और उसका कोई नियम कानून नहीं, कोई नहीं। दूसरे आरजी नंबर पर उसने आरजी नंबर पे दूसरे पे रजिस्ट्री कर दी। तो ऐसे बिल्डर को तुरंत से तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उसे ऊंची सी कड़ी सज़ा देकर हमारा पैसा वापस किया जाए। अगर योगी जी आप अगर ये नहीं कर पाएंगे तो हम आत्मदाह करने पर विवश होंगे। जय हिंद, जय भारत। राष्ट्रीय अध्यक्ष विजयराज मानव सेवा न्यास पांडे जी यहाँ चौराहे पर किसका विरोध कर रहे हैं? हम शिवसेना की जो गुंडागर्दी है उद्धव ठाकरे की और संजय राउत ने कंगना रनावत पे अवचंद टिप्पणी की हरामखोर लड़की, ये बहुत निंदनीय कार्य है। किसी नारी का सम्मान आप नहीं कर सकते तो आप क्या इस देश के नागरिक हो? आपको सत्ता में रहने का एकदम अधिकार ही नहीं है। आपको अपना और लॉ सुविधा अधिकारी को जो मदन शर्मा जी थे उनको बेरहमी से पीटा, इसका क्या कारण है? मतलब आप सत्ता में इतने चूर हो गए। एक तो आपने भाजपा के साथ चुनाव लड़ा और जाके गोद में सोनिया के बैठ गए जो कि इटली की है, वो हमारे भारत की संस्कृति को क्या। वैसे तो उनका 10 जनपद भी गिर जाना चाहिए राहुल गांधी का, क्यों नहीं गिर रहे 10 जनपद? उन्होंने भी तो प्रधानमंत्री को चोर, हरामखोर, क्या क्या शब्द नहीं कहा, तो उनका भी गिरना चाहिए 10 जनपद। हम तो ये कह रहे हैं 10 जनपद को गिरा देना चाहिए मोदी को, तब इन लोगों को समझ में आएगा कि क्या सत्ता का घमंड होता है। एक महिला का अपमान कितना निंदनीय चीजें है ये। महिला का अपमान तो घोर अपमान है। कंगना ने क्या किया था? सुशांत सिंह राजपूत के लिए लड़ रही थी, तो किसी को अभिव्यक्ति की आज़ादी आप छीनेंगे? आप लोग रिपोर्टर है, रिपोर्टर को जाके बंद कर देते हैं। ये कौन सी सत्ता का ये चीज़ है? इनको तो जनता दौड़ा दौड़ा के इनको कच्चा गंगा कर करके मारी, तब इनको समझ में आएगा कि क्या होगा। ये कंगना जो है महाराष्ट्र छोड़ चुकी है, आज महाराष्ट्र छोड़ दी है, तो उसके क्या मतलब? उसे क्या, उस पर क्या कहेंगे आप? वो एक वीरांगना है, वो रानी लक्ष्मीबाई है, उद्धव के नाम में दम करके रख देगी। क्या उद्धव से संस्था का पूरा सपोर्ट है उसको। ठाकरे के क्या डर से कंगना यहाँ से चली गई महाराष्ट्र? बिल्कुल नहीं, ठाकरे के डर से गई नहीं है। ठाकरे बल्कि दिल में घुस जाएगा कंगना के डर से। क्या सजा होना चाहिए? इनको तो होना चाहिए राष्ट्रपति शासन तुरंत लगाया जाए और इसमें प्रधानमंत्री को तुरंत आना चाहिए, गृह मंत्री को भी आना चाहिए और राष्ट्रपति शासन तुरंत लगाना चाहिए। ये लोग जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। ये हमारा वीडियो अराजकता पे है। अराजकता और भ्रष्टाचार समाज में कण कण में बस गया है, उसी पे है, क्योंकि हर जगह अराजकता ही हर जगह आप देखिए अराजकता फैली है और लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है। लोग अपनी जमा पूंजी मेहनत की कमाई गवा देते हैं सिर्फ अराजकता और भ्रष्टाचार के भेंट में। अगर कहीं भी काम कराने जाओ सरकारी ऑफिस में, उन्हें घूस दो तभी आपका काम होगा। पुलिस आपकी सुनती नहीं है जब तक आप उसको घूस ना दें। हर जगह घूस है। जब नेता ही हमारे भ्रष्टाचार है, महाराष्ट्र में आपने एग्जाम्पल देख लिया, सचिन वाजे, देशमुख, इन सब का काला चिट्ठा आ गया। 100 करोड़ की वसूली होती थी हर हफ्ते। तो ये क्या है? कैसे देश में हम जी रहे हैं? क्या यही न्याय है?
और क्या हमारा यही शासन प्रणाली है? और हमारा कोर्ट पे तो विश्वास ही नहीं है, क्योंकि पूरी दर पीढ़ी दर लग जाता है, न्याय नहीं मिल पाता है और 100 साल लग जाते हैं न्याय मिलने में। तो और हम एक तरफ बराबरी करना चाहते हैं अमेरिका की, चीन की, फ्रांस की, जर्मनी की, और हम किस समाज में जी रहे हैं और किस देश में जी रहे हैं, ये समझ से बहुत परे है। अगर आप जाइए पुलिस थाने में FIR दर्ज कराने जाइए तो वो आपसे पैसे की डिमांड करेगा। अगर आपका मोबाइल चोरी हो गया है तो वो पैसे बोलेगा आप 120 रुपये दें। मतलब हम अपनी मोबाइल्स खो दिए हैं, खुद ही हम पीड़ित हैं और हम उनको पैसा दें FIR दर्ज कराने के नाम पे। तो ये चीज़ें होती है। और अगर हम एप्लीकेशन देते हैं पुलिस को और यह है तो कोई सुनवाई, कोई कार्रवाई, कोई कुछ नहीं है। और पुलिस जो सबसे ज़्यादा अपने मनमानी पे तुली है तो उस पे सरकार को लगाम देना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूँ कि पुलिस को प्राइवेटाइजेशन ही दे दीजिए, तब एकदम सही हो जाएगा। क्योंकि पुलिस सिर्फ पैसा खाना जानती है और कोई काम करना नहीं जानती है। वो अपने जज भी बनते हैं, वो वकील भी बनते हैं, वही फैसला लेते हैं और जनता की कोई सुनवाई नहीं। आप 20 चक्कर खाते रहिए लेकिन वो आपकी सुनती नहीं। 1079 नंबर दे दिया गया है, 112 नंबर है, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ है। पुलिस अपने मनमानी करके ही दम लेती है। तो मेरी प्रधानमंत्री से अपील है और योगी से है कि इन पे बहुत जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें और जो भ्रष्टाचार में लिप्त है उसको तुरंत सस्पेंड करें, तब जाके ये ठीक होंगे। और एक ऐसी स्क्वाड टीम बनाई जाए जो इन पे भ्रष्टाचारी पर निगरानी रखे, तभी हमारा देश सुरक्षित होगा। आप छोटे से क्लर्क हैं, आप उनके पास जाइए, काम नहीं करते हैं, इनको काम आता नहीं है लेकिन नौकरी मिल गई है। तो नौकरी, इसका सबसे मुख्य मुद्दा ही है कि आरक्षण है। जो आरक्षण हो रहा है इस वजह से जो अयोग्य है व्यक्ति हैं वो बैठ जा रहे हैं और जो योग्य व्यक्ति है वो सड़क पे घूम रहे हैं। तो जो सड़क पे घूम रहे हैं तो वो अपराध की तरफ ही मुड़ेंगे। उनको जब नौकरी नहीं मिलेगी तो वो अपराधी बनेंगे। तो हम सबसे जिम्मेदार तो हमारी सरकार है और हमारी प्रजातंत्र है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। हम उस कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों ढोएं जो भीमराव अंबेडकर ने बना दिया। आरक्षण एक मुद्दा था लेकिन उस आरक्षण को मुद्दा को अब ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि अब इक्वलाइजेशन हो गया है। अब वो हमारे पैरेलल खड़े हैं तो आरक्षण का कोई मतलब नहीं है। और जो भ्रष्टाचार का हो रहा है बोलबाला, उसे तुरंत ख़त्म करना ज़रूरी है, नहीं तो हमारा देश गर्त में चला जाएगा। आज हम 138वें स्थान पे हैं, चाइना हम दूसरे स्थान पे हैं। तो ये हमारे शर्म की बात है कि हमें आज़ादी मिली 1947 में। ट्वीट तो करते हैं राहुल गांधी बहुत पे कि कोरोना फैलने में सक्षम हो गई। राहुल गांधी से ये पूछा जाए कि आपके पास इतने पैसे हैं, आपको रॉयल्टी आ रही नेहरू की, आपने कितनी मदद की गरीबों की, कितनी मदद आपने की कि आप ट्वीट कर देते हैं। ट्वीट से क्या मज़दूरों की समस्या सुधर जाएगी? अगर ट्वीट कर देने से मज़दूरों की समस्या सुधर जाती तो पूरा देश, तब तो सभी ट्वीट करने लगे। आपने कितना पैसा मज़दूर के हाथ में दिया कि आप प्रधानमंत्री से पूछ रहे हो कि उनके हाथ में पैसा दिया जाए? आपको तो आपकी सरकार थी ना महाराष्ट्र में, 100 करोड़ की वसूली करती थी, तो उसी 100 करोड़ की वसूली में से सब पैसा दीजिए मज़दूर के हाथ में। मज़दूर खुश हो जाएंगे और आपको वोट भी देंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंदुस्तान। ये लाइव सेशन हमारा भारत में आज लोकतंत्र खतरे में है, इस पे है। और मैं सभी देशवासियों से अपील करना चाहता हूँ कि अपनी लोकतंत्र की रक्षा करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। हमें आज़ादी 190 वर्ष की गुलामी के बाद बहुत अथक प्रयास से कई वीर सेनानियों के बलिदान से मिली है। कल हम चंद्रशेखर आज़ाद जी का पुण्यतिथि थी और उन्होंने 14 साल की आयु में आज़ादी की लड़ाई पे कूद पड़े। और जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, हमें आज़ादी मिली है। लेकिन 1895 में, 1880 में जब कांग्रेस का गठन हुआ तो ये किसी ने नहीं सोचा था कि यही कांग्रेस पार्टी हमारे लिए काल बन जाएगी। और आज के उस कांग्रेस पार्टी की गठन की स्थापना के लिए सबने बहुत अथक प्रयास किया था, लेकिन अपनी सत्ता लोलुपता की वजह से कांग्रेस ने हमें बहुत अधर्म में डाल दिया और हमें बहुत ज़्यादा परेशानी में ला खड़ा कर दिया है। जिस प्रकार महाराष्ट्र में लोकतंत्र की हत्या हुई, पालघर में साधुओं की हत्या हुई, सुशांत राजपूत के केस चला रहा है, उसका कुछ भी अभी तक नहीं हुआ। हम दर पीढ़ी दर हम न्याय की उम्मीद में रह जाते हैं और हमें न्याय नहीं मिलता है। चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक
स्वप्न भारत का देखा था, सपना कि एक अच्छे भारत का सपना देखा था। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि ये नेता हमारे लोकतंत्र के साथ ऐसा खिलवाड़ करेंगे। आज उनकी आत्मा बहुत ज़्यादा ही रो रही होगी इस कृत्य से कि ये यहाँ की नेताओं ने इस देश के लोकतंत्र को खतरे में डाल दिया है। सुभाष चंद्र बोस ने जब एक सेना का गठन किया था और उन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो उन्होंने ये सोचा था कि हम आगे चल के हमारा राष्ट्र एक आदर्श राष्ट्र बनेगा, ब्रिटिश शासन की अराजकता से मुक्त होकर एक नए राष्ट्र की कल्पना करेगा। चीन और हमारे 1948 में आज़ाद हुआ तो आज वो संपन्न राष्ट्र है, उसकी इकोनॉमिक वर्ल्ड की सेकंड इकोनॉमिक में है और हम 138वें पायदान पे आते। तो क्या हमारे राष्ट्र की यही कल्पना थी? भ्रष्टाचार, अराजकता, ये से देश पूरा इस कांग्रेस ने बढ़ा। मोदी के 6 साल के कार्यकाल का तो हिसाब मांगा जाता है, लेकिन आपने 70 साल में देश के लिए क्या किया? आपने मुस्लिम लॉ बोर्ड ला दिया और 370 आर्टिकल ला दिया। कश्मीर में हम खरीद नहीं सकते, ज़मीन नहीं खरीद सकते। कश्मीरी पंडितों की इतनी निर्मम से हत्या की गई, कश्मीर पंडित भगाए गए, तो आप क्या करते रहे? आप कहाँ सोए थे? आपको अल्पसंख्यकों के दर्द लगता है और आपको कश्मीर पंडित का दर्द नहीं लगा? एक भी आवाज़ नहीं उठी। पालघर में हत्या हो गई तो किसी भी कांग्रेस का बयान नहीं आया, कांग्रेस नेताओं का, कि हत्या क्यों हुई और कैसे हुई। अगर यही एक अल्पसंख्यक मर जाता है तो सब के सब भेड़िया दसान की तरफ कूद पड़ते हैं कि उनकी हत्या कैसे हो गई, क्यों हो गई, ये राष्ट्र सुरक्षित नहीं है। तो और जब अवार्ड वापसी गैंग, पूरी अवार्ड वापसी गैंग जब एक सुर में हुआ तो पूरे उठ गए। अभी एक जने ने मतलब अपने ट्विटर पे मतलब अभद्र टिप्पणी की, तो उस पर राहुल गांधी बहुत प्रथम मतलब व्यक्ति होते हैं जो कि उस पर टिप्पणी पे अपना खुशी होकर कमेंट करते हैं। वो देश को तोड़ने की साजिश है या देश को बनाने की साजिश है? मुझे तो अभी तक ये बात ही नहीं समझ में आई। और जब नेता लोग ये सब सोच रखेंगे, देश का सोचेंगे, जेएनयू में दीपिका पादुकोण जाके एक स्टेटमेंट दे देती हैं राष्ट्र विरोधी स्टेटमेंट पे, तो पूरा विपक्ष गैंग दीपिका के समर्थन में आ जाता है। और वही जब एक हिंदू की हत्या होती है और एक वो होता है तब नहीं हो। और आज अल्पसंख्यक समुदाय बड़े जोर शोर में रविदास जयंती में प्रियंका गांधी का स्वागत करता है, बड़े बड़े होर्डिंग में होती है अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा प्रियंका गांधी का स्वागत है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कितने राज्य में तो हिंदू अल्पसंख्यक में आ गए हैं, तो आप मतलब इसको क्या कहेंगे? तो हिंदू के लिए भी आवाज़ उठाइए, ज़रा हिंदू के लिए भी सोच लिया करिए। मेरा ये वीडियो किसी धर्म को आहत नहीं पहुंचाना है, ना किसी धर्म को है। मैं इतना चाहता हूं कि एक कानून एक राष्ट्र है, कोई ना हिंदू रहे, ना कोई मुस्लिम रहे, ना कोई सिख रहे, लेकिन यहाँ पे लोगों को राजनीति बांटी जाती है, लोकतंत्र को खतरे में डाला जाता है, लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ाई जाती है। उसका हम पूरा विरोध करती है, हमारी संस्था पूरा विरोध करती है। हमारी संस्था का इसलिए गठन किया गया कि हम समाज में एक नई रोशनी लाएं, एक प्रकाश पुंज का संचार करें। तो एक लॉ हो, एक देश हो, जैसे फ्रांस में एक लॉ हुआ बना रहे हैं फ्रांस के राष्ट्रपति ने, तो वैसे भी है। अगर मोदी जी वो लॉ बनाते हैं तो उसका पुरजोर मुझे तो लगता है कि ये विपक्ष गैंग पूरा विरोध करेगा। अगर आप देश का भला चाहते हैं तो आप उस लॉ को का समर्थन कीजिएगा। 370 आर्टिकल मतलब इसलिए नहीं किया गया कि एक समुदाय को हम फ़ायदा पहुंचाएं। 370 आर्टिकल किस लिए? 300 तब हम हर जगह आप डिमांड करेंगे, हर राज्य में डिमांड करेंगे, तो कश्मीर में 370 आर्टिकल बनाने के पीछे नेहरू जी की क्या मंशा थी? आज तक ये एक प्रश्न चिन्ह है। तो मैं सभी देशवासी पूछता हूँ, क्यों 300 कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का हक नहीं था? क्या वहाँ पे सिर्फ एक समुदाय का हक था? 370 आर्टिकल किस लिए कश्मीर में, किस बेसिस पे लॉ पास किया था नेहरू जी ने, किस सोच के तहत पास किया था? मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई। तो हम ये कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या ना हो, लोकतंत्र हमारा बहाल हो, तो इसमें एक लॉ बने, सब राष्ट्र के सभी समुदाय के लोग एक हैं,
किसी को बेनिफिट नहीं पहुंचना चाहिए, किसी भी समुदाय को, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, किसी को भी बेनिफिट नहीं हो। एक लॉ हो, सभी समान अधिकार के तहत इस देश में रहते हैं। तो ये मतलब अगर हम किसी एक लॉ बनाकर, एक कानून बनाकर किसी एक विशेष समुदाय को अगर लाभ देते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा देश बढ़ता है। अगर हमें मतलब चीन को पछाड़ना है और बेस्ट इकोनॉमिक बननी है तो हमें जातिवाद की राजनीति को त्यागना होगा। तो इस चीज़ को हम समर्थन करते हैं और हम सरकार के, चाहे अगर कांग्रेस भी अगर लाती है ये लॉ कि देश में एक कानून एक तहत के तहत हो, सभी बराबर हैं, तो हम कांग्रेस का भी समर्थन करेंगे। और अगर बीजेपी अगर करती है तो हम बीजेपी का भी विरोध करेंगे। हम किसी पार्टी विशेष का नहीं पक्ष ले रहे हैं, हम ये पक्ष ले रहे हैं कि हमारा देश लोकतंत्र खतरे में है। तो अपनी रोट की राजनीति को बंद करें और देश का सोचें, क्योंकि देश ये आपकी बपौती नहीं है और देश आपका नहीं है, ये देश सभी का है। तो जो लोग नेता अपनी देश को इसकी बपौती समझ रहे हैं, जो परिवारवाद अपनी देश को, इस देश को अपनी बपौती समझ रहा है, तो ये मुगालते में ना रहे। आप जो एक बड़ी पार्टी थे तो आप 44 पे आ गए। तो आप अगर देश का सोचेंगे, राष्ट्र का सोचेंगे तो आप फिर से खड़े हो जाएंगे। लेकिन जब आपकी सोच एक समुदाय विशेष को और एक ऐसी घटिया राजनीति की होगी तो आपका पतन होना निश्चित है। जब एक समुदाय की विशेष की हत्या होती है तो आप एक सुर में खड़े हो जाते हैं। तो क्या आप ये लोकतंत्र की रक्षा कर रहे हैं या लोकतंत्र को का बंटाधार कर रहे हैं, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो मैं सभी देशवासियों से बोलता हूँ कि आप इन नेताओं की और सभी है, अगर जब हमारा राष्ट्र ही नहीं होगा तो हम कहाँ से उन्नति के शिखर पे पहुँचेंगे। तो मैं सभी लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि आप ऐसे लोग पार्टी का चुनाव करें जो आपकी सोच को प्रथम रखते हैं। अभी पेट्रोल पे हाहाकार मच रहा है, पेट्रोल डीजल के दाम पे। तो पेट्रोल डीजल का दाम एक सरकार के हाथों में नहीं होता है, और ये मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ। पेट्रोल डीजल के दाम पे भी लगाम लगनी चाहिए। सरकार से अपील है कि पेट्रोल डीजल के दाम पे थोड़ा राहत दें, जिससे आम जनता को भी मतलब फ़ायदा मिले। यहाँ पे राजनीति ना होनी चाहिए और ये राजनीति का मंच नहीं है। और सरकार से अपील भी है कि लोगों को रोज़गार मुहैया कराएं, जिससे यहाँ पे मतलब सभी जो नवयुग हैं उनका उद्धार हो, क्योंकि उनका उद्धार होना चाहिए। आज की नवयुग अच्छे डिग्री लेकर घूम रहे हैं तो वो आतंकवादी बनेंगे और वो एक आतंकवादी ही बन सकते हैं और वो भ्रष्टाचार को ही बढ़ावा देंगे, चोरी डकैती की समस्या ज़्यादा बढ़ेगी। तो लोकतंत्र की रक्षा करनी है तो आपको बेरोजगारी को भी थोड़ा कम करना पड़ेगा। तो अगर बेरोजगारी को आप कम करने ही विफल पड़ेंगे तो उसका बहुत दुष्परिणाम हमें देखने को मिलेगा। तो मैं सभी से विनती करना चाहता हूँ कि आप सरकार को थोड़ा सा साथ दीजिए और लोकतंत्र की रक्षा करना आपका भी दायित्व हो। जब आप उठेंगे तो सरकार को भी आप चेता सकते हैं। और हमें ये बहकावे में नहीं आना है कि अन्य पार्टी के कि वो हमारा भला चाहती हैं। कोई हमारा भला नहीं चाहता है, सब अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं और ये देश बर्बादी के कगार पर खड़ा करने के लिए आतुर हैं। तो हमें उन नेताओं से अपने को बचाना होगा जो इस देश को लोकतंत्र की हत्या करने पर तुले हैं। पालघर की घटना हो, चाहे अर्नब गोस्वामी का गिरफ्तार होना हो, चाहे कंगना का बंगला तोड़ना हो, ये सब लोकतंत्र की हत्या का ही एक सुफल है। सुशांत राजपूत में 1 साल होने को आया, सुशांत राजपूत में क्यों न्याय नहीं मिल पाया, अभी ये समझ से परे है। और बदले की राजनीति के तहत कंगना का घर गिरा दिया गया, तो ये क्या मतलब है, ये किस चीज़ का लोकतंत्र है। आप ऐसे खिलवाड़ है। और ऐसे हमें राष्ट्रपति और गवर्नर को भी ऐसे लोगों पे लगाम लगानी चाहिए। तो इस मुद्दे पे मैं सभी से अपील करता हूँ कि हमें उठना पड़ेगा। आज वही लड़ाई जो सुभाष चंद्र बोस ने लड़ी थी, चंद्रशेखर ने लड़ी थी, सरदार वल्लभ भाई ने, वही लड़ाई हमें फिर लड़नी होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सही था। श्रीनिवास पांडे, विजय राजहंस मानव सेवा संस्थान का राष्ट्रीय अध्यक्ष। श्रीनिवास जी, आज जो कार्यक्रम हुआ है किस उपलक्ष्य में? ये जो हमारी जीत हुई है सुप्रीम कोर्ट पे, जो हमने इतनी साल की लड़ाई लड़ी, 500 वर्ष की ये लड़ाई थी और आसान काम नहीं था, बहुत ही कांटे थे।
और बहुत ही इसमें अनेक पार्टियों ने इसमें व्यवधान डाला, बहुत ही मतलब लटकाया। 1985 में एक बार राजीव गांधी के कारण ताला खुला भी, लेकिन फिर भी वो चीज़ अटक गया। तो हमारी जीत हुई है और मोदी जी के संरक्षण में ये बहुत बड़ी जीत थी। तो हम ये चाहेंगे कि रामलला फिर से पधारें और हम मंदिर बहुत भव्य मंदिर बने, और जो विश्व संस्कृति में सनातन धर्म की इतनी परंपरा रही है उसको जीवित फिर से हो जाएगी इस मंदिर के बनने के उपरांत। आज काशी के जनता को अपने संस्थान की तरफ से क्या संदेश देना हम चाहिए? काशी की संस्था को बधाई देंगे कि ये संतों कार्यकर्ताओं को बहुत त्याग है। जो 1992 में अडवाणी जी ने जो रथ यात्रा करी थी उसमें कई कार्यकर्ता ने अपनी जान गंवाई थी। तो आज उनकी शहादत को नमन करेंगे हम कि उनके कारण हर एक कार्यकर्ता जिन्होंने अपना कारसेवक जिन्होंने इतना अपना योगदान दिया, उनका अमूल्य योगदान को ये राष्ट्र कभी नहीं भूलेगा और हमारी संस्था भी नहीं भूलेगी। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। हम बोलेंगे एक ही नारा, एक ही नारा, एक ही नाम। जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा, एक ही नाम। जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा, एक ही नाम। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। थोड़ा सा बोलते रहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। रोल जी, अपना नाम बताइए। मैं सुदीप शुक्ला, विजयराजन मानव सेवा संस्थान का राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी। किस तरह का खुशी का माहौल है? राम जन्मभूमि में आज भूमि पूजन था। आज हम लोग अपार हर्ष से प्रफुल्लित है कि 500 वर्ष की लड़ाई के बाद में माननीय उच्चतम न्यायालय ने हम लोगों को ये मौका दिया है कि आज हम राम मंदिर को तंबू में से निकाल के एक भव्य मंदिर के अंदर अपने रामलला को विस्थापित कर सकें। और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज इसका शिलान्यास किया और साष्टांग प्रणाम किया, जिससे हम संपूर्ण देशवासियों को और हमारी संस्था को अपार हर्ष की अनुभूति हुई। जी, अपना परिचय देते हैं। मैं श्रीनिवास पांडे, विजयराजन मानव सेवा संस्थान का राष्ट्रीय अध्यक्ष। श्रीनिवास जी, आज जो कार्यक्रम हुआ है किस उपलक्ष्य में किया गया? ये जो हमारी जीत हुई है सुप्रीम कोर्ट पे, जो हमने इतनी साल की लड़ाई लड़ी, 500 वर्ष की ये लड़ाई थी और आसान काम नहीं था, बहुत ही कांटे थे और बहुत ही इसमें अनेक पार्टियों ने इसमें व्यवधान डाला, बहुत ही मतलब लटकाया। 1985 में एक बार राजीव गांधी के कारण ताला खुला भी, लेकिन फिर भी वो चीज़ अटक गया। तो हमारी जीत हुई है और मोदी जी के संरक्षण में ये बहुत बड़ी जीत थी। तो हम ये चाहेंगे कि रामलला फिर से पधारें और हम मंदिर बहुत भव्य मंदिर बने, और जो विश्व संस्कृति में सनातन धर्म की इतनी परंपरा रही है उसको जीवित फिर से हो जाएगी इस मंदिर के बनने के उपरांत। आज काशी के जनता को नमन करेंगे हम कि उनके कारण हर एक कार्यकर्ता जिन्होंने अपना कारसेवक जिन्होंने इतना अपना योगदान दिया, उनका अमूल्य योगदान को ये राष्ट्र कभी नहीं भूलेगा और हमारी संस्था भी नहीं भूलेगी। ठीक है जी, अपना परिचय देते हैं। मैं श्रीनिवास पांडे, विजयराजन मानव सेवा संस्थान का राष्ट्रीय अध्यक्ष।
श्रीनिवास जी, आज जो कार्यक्रम हुआ है किस उपलक्ष्य में किया गया? ये जो हमारी जीत हुई है सुप्रीम कोर्ट पे, जो हमने इतनी साल की लड़ाई लड़ी, 500 वर्ष की ये लड़ाई थी और आसान काम नहीं था, बहुत ही कांटे थे और बहुत ही इसमें अनेक पार्टियों ने इसमें व्यवधान डाला, बहुत ही मतलब लटकाया। 1985 में एक बार राजीव गांधी के कारण ताला खुला भी, लेकिन फिर भी वो चीज़ अटक गया। तो हमारी जीत हुई है और मोदी जी के संरक्षण में ये बहुत बड़ी जीत थी। तो हम ये चाहेंगे कि रामलला फिर से पधारें और हम मंदिर बहुत भव्य मंदिर बने और जो विश्व संस्कृति में सनातन धर्म की इतनी परंपरा रही है उसको जीवित फिर से हो जाएगी इस मंदिर के बनने के उपरांत। आज काशी के जनता को नमन करेंगे हम कि उनके कारण हर एक कार्यकर्ता जिन्होंने अपना कार सेवक जिन्होंने इतना अपना योगदान दिया, उनका अमूल्य योगदान को ये राष्ट्र कभी नहीं भूलेगा और हमारी संस्था भी नहीं भूलेगी। ठीक है। आएंगे वही मंदिर बनाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे और हम लोग का मंदिर बनके तैयार हो जाए। मैं सुदीप शुक्ला, विजयराजन मानव सेवा संस्थान का राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी। किस तरह का खुशी का माहौल है राम जन्मभूमि में? आज भूमि पूजन, आज हम लोग अपार हर्ष से प्रफुल्लित है कि 500 वर्ष की लड़ाई के बाद में माननीय उच्चतम न्यायालय ने हम लोगों को ये मौका दिया है कि आज हम राम मंदिर को तंबू में से निकाल के एक भव्य मंदिर के अंदर अपने रामलला को विस्थापित कर सकें। और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज इसका शिलान्यास किया और साष्टांग प्रणाम किया, जिससे हम संपूर्ण देशवासियों को और हमारी संस्था को अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है। मैं विजयराजन मानव सेवा संस्थान की संस्थापिका हूँ, श्रीमती शांता पांडे। पांडे जी, आज किस तरह का कार्यक्रम किया गया? आज 500 वर्षों के बाद 500 वर्षों के बाद हमको फिर से अपनी संस्कृति का एक नया अवसर मिला है। कार सेवकों का, संतों का, महापुरुषों का, जिन्होंने भी जो भी इसमें अपना शहीद हुए हैं, जिन्होंने अपना रक्तदान किया है, आज उनकी आत्मा को शांति मिलेगी और हमारा राम मंदिर बनेगा और हमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम फिर से हमारी भारतीय संस्कृति में मर्यादा की स्थापना होगी। हम यही कहेंगे सब बच्चों से, सभी लोगों से कि सत्य के रास्ते पर चलें और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। सत्य ही है ऐसा है जो कि आदमी के जीवन को, समाज के जीवन को, देश के जीवन को, सबको सार्थक बना सकता है, आगे बढ़ा सकता है और उज्जवल बना सकता है। जी, अपना नाम बता दीजिए। श्रीनिवास पांडे, राष्ट्रीय अध्यक्ष विजयराज मानव सेवा न्यास। पांडे जी, आज यहाँ चौराहे पर किसका विरोध कर रहे हैं? हम शिवसेना की जो गुंडागर्दी है उद्धव ठाकरे की और संजय राउत ने कंगना रनावत ने अपशब्द टिप्पणी की थी, हरामखोर लड़की, ये बहुत निंदनीय कार्य है। किसी नारी का सम्मान आप नहीं कर सकते तो आप क्या इस देश के नागरिक, आपको सत्ता में रहने का एकदम अधिकार ही नहीं है। आपको अपना और 9 महिला अधिकारी को जो मदन शर्मा जी थे उनको बेरहमी से पीटा, इसका क्या कारण है? मतलब आप सत्ता में इतने चूर हो गए। एक तो आपने भाजपा के साथ चुनाव लड़ा और जाके गोद में सोनिया के बैठ गए, जो कि इटली की है, वो हमारी भारत की संस्कृति को क्या, ऐसे तो उनका 10 जनपद भी गिर जाना चाहिए राहुल गांधी का। क्यों नहीं गिर रहे 10 जनपद? उन्होंने भी तो प्रधानमंत्री को चोर, हरामखोर, क्या क्या शब्द नहीं कहा, तो उनका भी गिरना चाहिए 10 जनपद। हम तो ये कह रहे हैं 10 जनपद को गिरा देना चाहिए मोदी को, तब इन लोगों को समझ में आएगा कि क्या सत्ता का कमांड होता है। एक महिला का अपमान कितना निंदनीय चीजें हैं ये। महिला का अपमान तो घोर अपमान है। कंगना ने क्या किया था? सुशांत सिंह राजपूत के लिए लड़ रही थी, तो किसी को अभिव्यक्ति की आज़ादी आप छीनेंगे? आप लोग रिपोर्टर है, रिपोर्टर को जाके बंद कर देते हैं। ये कौन सी सत्ता का ये चीज़ है? इनको तो जनता दौड़ा के इनको कच्चा दंगा कर के मारेगी, तब इनको समझ में आएगा कि क्या होगा। ये कंगना जो है महाराष्ट्र छोड़ चुकी है। नारा है कुछ? हाँ, नारा लगाइए। बंद करो, बंद करो, और जो से बंद करो, उद्धव ठाकरे बंद करो, बंद करो, उद्धव ठाकरे बंद करो, बंद करो, उद्धव ठाकरे बंद करो, बंद करो, सेना का सम्मान करो, उद्धव ठाकरे सेना का सम्मान करो, संजय राउत असली भाषा का प्रयोग करो, बंद करो, बंद करो।
पर क्या कहेंगे आप? वो एक वीरांगना है, वो रानी लक्ष्मीबाई है, उद्धव के नाम पे दम करके रख देगी। क्या उद्धव से संस्था का पूरा सपोर्ट है उसको। ठाकरे के क्या डर से कंगना यहाँ से चली गई महाराष्ट्र से? बिल्कुल नहीं, ठाकरे के डर से गई नहीं है, ठाकरे बल्कि दिल में घुस जाएगा कंगना के डर से। जी क्या सजा होना चाहिए आपके लिए? हमको तो ये होना चाहिए राष्ट्रपति शासन तुरंत लगाया जाए और इसमें प्रधानमंत्री को तुरंत आना चाहिए, गृह मंत्री को भी आना चाहिए और राष्ट्रपति शासन तुरंत लगाना चाहिए। ये लोकतंत्र की सरासर हत्या है। अगर हत्या हुई तब उंगल लगी, सब में सीधी बात। अब हम बता दें। अपना परिचय दे दें। अमित भैया, आज जो सफाई अभियान है, क्या उद्देश्य है और एक दिन सफाई करने से क्या पूरा गंगा का सीढ़ियाँ साफ हो जाएगी? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्रीनिवास पांडे जी के निर्देशानुसार हम सभी लोग अधिवक्ता आलोक कुमार तिवारी महाराज, डॉक्टर विवेक सिंह जी, लवाई मंडल यूनिट उपाध्यक्ष, हमारे पास भारतीय दल मोर्चा और हमारे जयप्रकाश पांडे भाई जी, काफ़ी मित्र लोग, हम लोग कई दिन से प्रयास कर रहे थे कि नहीं गंगा घाट की जो दुर्दशा हो रही, गंगा के नाम पे काफ़ी बजट बना, काफ़ी हुआ, लेकिन आज तक कभी सफाई के लिए समुचित कोई कार्यक्रम इसका जारी नहीं हुआ। तो हम लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पे एक छोटा सा कार्यक्रम रखा है कि नहीं धीरे धीरे जब भी समय मिले, रविवार को छुट्टी के दिन किसी भी दिन, तो थोड़ा थोड़ा करके मतलब हम लोग जितना हम लोग से हो सकेगा, हमारी संस्था से हो सकेगा, मानव सेवा संस्था से हो सकेगा, उसके हिसाब से हम लोग अपना योगदान दिया जाएगा। और जब भी आगे मौका मिलेगा हम लोग निरंतर गंगा जी की सेवा के लिए, साफ सफाई के लिए, स्वच्छता के लिए हम लोग ऐसे ही प्रयास करते हैं। काशी को रखना है, ये जनता से आह्वान करना है कि ये गलती ना करे, गंगा में प्लास्टिक ना फेंके, इन सबको ध्यान रखना होगा। ये कौन फेंका है प्लास्टिक? आप ना ये हमारे मोबाइल आज खींचा दे दो बच्चा के मोबाइल और आगे करा जी, और आगे करा जी। अपना परिचय दे दें। श्रीनिवास पांडे, विजय राजहंस मानव सेवा संस्थान राष्ट्रीय। सर, आज किस तरह का आयोजन है? आज हम गंगा घाट की सफाई के लिए कार्यक्रम रख रहे हैं। ये हमारा श्रम सप्ताह है। नरेंद्र मोदी का तो जन्मदिन के उपलक्ष्य में सभी ने श्रम सप्ताह किया, तो हमने सोचा कि हमारी संस्था एक हफ्ता बाद करे, क्योंकि हमारी गंगा की सफाई रुकनी नहीं चाहिए। हमें मतलब लगातार निरंतर प्रयास करना चाहिए गंगा माँ को स्वच्छ रखना, और जब गंगा स्वच्छ रहेगी तो हमारा देश भी स्वच्छ रहेगा। तो आज कहाँ से कहाँ तक आपने घाट साफ किया? हमने दशाश्वमेध घाट से लेके मानस घाट तक और कई घाटों को साफ किया, और हम ये पूरे सप्ताह घाट की सफाई करेंगे। और आज हमारी बुक का भी लॉन्च हो रहा है। हमारी बुक का जो मुख्य पृष्ठ है उसका लॉन्च हो रहा है, तो उसकी एक हम झलक दिखाएंगे, और जिससे हम ये अक्टूबर में हमारी ये बुक लॉन्च होगी। इसकी एक प्रथम पृष्ठ की एक झलक है, आप लोग सब देखें। मीडिया, हम चाहते हैं कि ये मीडिया ज़्यादा कवर करे, और हमारी संस्था की पहल हर राज्य, हर स्टेट, हर जगह, हर जिला, हर गांव, हर कस्बा में पहुँचे। इसमें तो नहीं है, अच्छा लगता है।
श्रीनिवास पांडे, विजय राजहंस मानव सेवा संस्थान राष्ट्रीय। सर आज किस तरह का आयोजन है? आज हम गंगा घाट की सफाई के लिए कार्यक्रम रख रहे हैं। ये हमारा श्रम सप्ताह है। नरेंद्र मोदी का तो जन्मदिन के उपलक्ष्य में सभी ने श्रम सप्ताह किया, तो हमने सोचा कि हमारी संस्था एक हफ्ता बाद करे, क्योंकि हमारी गंगा की सफाई रुकनी नहीं चाहिए। हमें मतलब लगातार निरंतर प्रयास करना चाहिए गंगा माँ को स्वच्छ रखना, और जब गंगा स्वच्छ रहेगी तो हमारा देश भी स्वच्छ रहेगा। तो आज कहाँ से कहाँ तक आपने घाट साफ किया? हमने दशाश्वमेध घाट से लेके मानस घाट तक और कई घाटों को साफ किया, और हम ये पूरे सप्ताह घाट की सफाई करेंगे। और आज हमारी बुक का भी लॉन्च हो रहा है। हमारी बुक का जो मुख्य पृष्ठ है उसका लॉन्च हो रहा है, तो उसकी एक हम झलक दिखाएंगे, और जिससे हम ये अक्टूबर में हमारी ये बुक लॉन्च होगी। इसकी एक प्रथम पृष्ठ की एक झलक है, आप लोग सब देखें। मीडिया, हम चाहते हैं कि ये मीडिया ज़्यादा कवर करे, और हमारी संस्था की पहल हर राज्य, हर स्टेट, हर जगह, हर जिला, हर गांव, हर कस्बा में पहुंचे। हाँ, आप अपना परिचय दें। मैं श्रीमती शांता पांडे, विजय राजहंस मानव सेवा संस्थान की संस्थापिका हूँ, और मैं पूरे भारतवासी से कहना चाहती हूँ, काशी वासियों से तो अधिक ज़्यादा ही कहना चाहती हूँ, ये काशी है और गंगा जो है शिव की जटा से निकली हैं। वो हमेशा से पवित्र थी, हमेशा अभी भी पवित्र हैं, और वो सबको पवित्र करती हैं। उनका ही जल पीकर हम जीते हैं, और उन्हें ही हम गंदा करते हैं। ये कहाँ की मानवता है? आज का मनुष्य कुछ नहीं सोचता, हमेशा ये स्वप्न खाली देखता है, सब जगह लिखता है कि स्वच्छ काशी, सुंदर काशी। काशी कैसे स्वच्छ होगी, कैसे सुंदर होगी, जब तक कि हम खुद को स्वच्छ नहीं करेंगे तो गंगा का क्या स्वच्छ करेंगे? हम केवल अपना घर स्वच्छ करते हैं और कूड़ा जो है सड़क पर फेंक देते हैं, बस हमारी स्वच्छता इतनी नहीं है। इससे आगे बढ़िए और स्वच्छ कीजिए, पूरे शहर को स्वच्छ कीजिए। जय हिंद, जय भारत। ये हमारा परम कर्तव्य है। जय हिंद, जय भारत। इस सहज के तहत वो ज्यादा से ज्यादा बच्चा पैदा करते हैं, जिससे जनसंख्या बढ़ गई। अगर हम लोग उनकी शिक्षा पर ज्यादा जोर देंगे तो हमारी जनसंख्या भी कंट्रोल रहेगी, और बाल मजदूर जैसी अभिशाप जो देश के लिए वो खत्म हो जाएगा। बेरोजगारी पे क्या प्रोग्राम है आपका? बेरोजगारी पे हमने प्रोग्राम किया था 2018 में, बेरोजगारी एक दीमक पे, और हमने सरकार का ध्यान आकर्षित किया था कि बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है देश के लिए, जो कि लोगों को खोखला कर रही है। और बेरोजगारी के कारण ये स्थिति हो गई है कि लोग अपराध करने और भ्रष्टाचार करने पर आमदा है। तो अगर बेरोजगारी रुकेगी तो भ्रष्टाचार भी खत्म होगा, और अपराध जो हो रहे हैं वो खत्म होंगे। 5 स्तंभ है। पहला है किसान, दूसरा है जवान, तीसरा है शिक्षक, चौथा है व्यापार। ये 4 स्तंभ हैं, और बीच में है सरकार। तो ये 4 स्तंभ अगर सरकार की सहायता पूर्ण रूप से करते हैं तभी देश खुशहाल हो सकता है, तभी देश से बेरोजगारी जा सकती है, तभी से ये जो जितने भी कुकर्म हो रहे हैं ये सब समाप्त तभी होंगे। आदमी का जब दिमाग खाली होता है तो वो कोई कर्म गलत सोचता है और गलत करता है। अगर वो कर्म में लगा रहेगा कभी कोई गलत नहीं होगा। हमारा देश तभी सुरक्षित हो सकता है जबकि हमारे बच्चे, हमारी युवा पीढ़ी किसी कर्म में लगी रहे, या तो वो शिक्षा में लगे या किसी भी काम में लगे, लेकिन अपने दिमाग को किसी काम में लगाए रखे। कुछ नहीं करता है तो पढ़ा लिखा है तो कुछ लिखे, कुछ लिख के दे जिससे समाज में जागरूकता बढ़े, या स्वयं जाके लोगों के बीच जागरूकता उत्पन्न करे। ये सब काम युवा पीढ़ी का है, उनका भविष्य है। तो अगर ये लोग आप लोग सब युवा पीढ़ी करती है, कोई समस्या नहीं है, देश में कोई समस्या नहीं है। बेरोजगारी की समस्या नहीं हो सकती अगर बच्चे अपने आप काम करना शुरू करें अपने रुचि अनुसार। कोई काम छोटा नहीं होता, बड़ा नहीं होता। आप सड़क भी खोदिए, मिट्टी भी फेंकिए, बालू भी फेंकिए, वो कर्म कर रहे हैं ना, उससे आप अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तब आज जो सफाई अभियान है क्या उद्देश्य है, और एक दिन सफाई करने से क्या पूरा गंगा का सीढ़ियाँ साफ हो जाएगी? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्रीनिवास पांडे जी के निर्देशांक सभी
हम लोग कई दिन से प्रयास कर रहे थे कि नहीं गंगा घाट की व्यवस्था हो रही, गंगा के नाम पे काफ़ी बजट में काफ़ी हुआ हुआ, लेकिन आज तक कहीं सफाई के लिए समुचित कोई कार्यक्रम इसका जारी नहीं है। तो हम लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पे एक छोटा सा कार्यक्रम रखा है कि नहीं ये नहीं है तब भी अच्छा है। चला भैया पूरा साफ है, चला भैया हमारा हो गए। हाँ हो गए ना भैया ये 3 फोटो काट बस उधर उधर भैया उधर 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 ले चलिए घाटों को उधर। हाँ भाई स्वच्छ भारत अभियान के अग्रदूत हमारे विजय राजन मानव सेवा संस्थान के श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री निवास पांडे जी के साथ हमारी संस्था काम करती हुई, साथ में विवेक भैया, आलोक तिवारी, बालाजी, जयप्रकाश पांडे जी। जा रही है यहीं पे। स्वच्छ काशी सुंदर काशी, स्वच्छ काशी सुंदर काशी। हमारा लक्ष्य गंगा माँ को स्वच्छ, हमारा लक्ष्य गंगा स्वच्छ, गंगा स्वच्छ करे, गंगा को स्वच्छ। स्वच्छ काशी, प्लास्टिक मुक्त काशी, कचरा मुक्त काशी, प्लास्टिक मुक्त काशी। जाओ यार, आते जाओ। अरे यार स्वच्छ काशी सुंदर काशी, स्वच्छ काशी सुंदर काशी। गंगा को स्वच्छ रखना हमारा संस्था का लक्ष्य, गंगा को स्वच्छ रखना हमारा संस्था का लक्ष्य। हम लोग मार दोगे। ये हमें प्लास्टिक मुक्त काशी को रखना है। हाँ, ये जनता से आह्वान करना है कि ये गलती ना करे, गंगा में प्लास्टिक ना फेंके। इन सबको ध्यान रखना होगा। ये कौन फेंका है प्लास्टिक? आप ना। अभी ठीक है। अपना परिचय बढ़ना। एक मिनट रोल जी, अपना परिचय बताएं। मैं श्रीमती शांता पांडे इस विजयराजन मानव सेवा संस्थान की संस्थापिका हूँ। आज यहाँ पे किस लिए आप लोगों ने प्रेस वार्ता रखा है, क्या उद्देश्य आज हमारा उद्देश्य ये है कि हम आप लोगों से ये प्रार्थना करने आए हैं कि आप लोगों को जितना अधिकार मिला है, आप लोग सब किसी के लिए भी आप लोग कुछ भी बोल सकते हैं, सही या गलत जो भी होता है तो आप लोग उसको बोल सकते हैं, ये आपका अधिकार है। लेकिन हमें दुख इस बात का है कि आप लोग बोल नहीं रहे हैं कि क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। ये पेड़ कट रहे हैं तो जनता भी तो देख रही है, तो काशी की जनता क्यों नहीं उसमें भाग लेती है कि नहीं ये पेड़ नहीं कटेगा, इससे पर्यावरण हो रहा है, इससे हमारे बच्चे मर रहे हैं, हम मर रहे हैं, देश बर्बाद हो रहा है। तो ये जनता का भी कर्तव्य है कि वो अपना उसका क्या कर्तव्य है वो पूरा करे, चाहे यहाँ की जनता हो चाहे कहीं की भी जनता हो। काशी सबसे प्राचीन नगरी है और ये नगरी सब इसको काशी को सब तीर्थों की अधिष्ठात्री काशी कहा जाता है। ये महाभारत समय से ये नगरी है, इसी के लिए यहाँ के काशी नरेश। जैसा कि आपने बताया कि पेड़ कट रहे हैं, हाँ, तो आप हमको कुछ 2-4 पॉइंट बताइए जहाँ पे पेड़ कट रहे हैं, हमें कुछ जगहों के नाम बताइए। पेड़ तो सभी जगह कट रहे हैं। कहाँ कहाँ? बाबतपुर रोड पर कट रहा है, नारायणपुर में कट रहा है, ये मिर्जापुर रोड पर भी कट रहा है, आजमगढ़ रोड पर, सभी रोडों पर तो कट रहा है, कहाँ नहीं कट रहा है, सब जगह कट रहा है। जौनपुर रोड पर जी देखिए वहाँ भी कट रहा है। तो वहाँ की जनता क्यों कटने दे रही है पेड़ को भाई? क्योंकि नुकसान तो सबसे ज्यादा उसको है। तो जनता जागरूक, आप लोगों को जनता को जागरूक करना है, जनता को जगाना। हाँ, जनता को जगाना आप लोगों का कर्तव्य है भैया। और ये बहुत सही बात है कि अगर कोई भी पार्टी हो, अगर वो गलत कर रही है तो आप लोगों को खुल के बोलना पड़ेगा, आप लोग दबिए मत। हमें दुख इस बात का है कि हमारी मीडिया कमजोर हो गई है। अगर हम लोग कमजोर हो जाते तो फिर